हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग फोकस दूरी तक बताए थे साइंस क्लास में, जो कि पिछला हमारा वीडियो था रीजनिंग का था। तो उससे पहले जो बताए थे तो फोकस दूरी तक, आज उसी में कुछ परिभाषा बच गया था। गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं लिखा रहे थे उसमें कुछ परिभाषाएं बच गया था, जो कि आज मैं पूरा कर रहा हूँ। सबसे पहला परिभाषा है प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब, इमेज। चलिए लिखिए। किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लिए? चलिए लिखिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब तथा दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। स्टार लगाइए, लिखिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब तथा दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो पहला लिख के डैश दीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए। जब किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जब किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर, परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिखिए। चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है तथा इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, तथा इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। दूसरा लिखिए। आभासी प्रतिबिंब। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। लिखिए। किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर, परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि काल्पनिक, हम लोग कल्पना करते हैं कि वहां मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को, तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को
आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए लिखिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। पैराग्राफ चेंज करिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। समझ गए? चलिए अगला आइए। अगला क्या है? समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। लिख के डैश दीजिए। लिखिए, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब उसके बारे में हम लोग विशेषता को जानेंगे। एक बार फिर से लिखिए, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। चलिए लिखिए, समतल दर्पण में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अब इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण की विशेषता के बारे में जानेंगे। चलिए 1 नंबर में लिखिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है। यानी कि प्रतिबिंब में जितनी दूरी पर रहेगी, प्रतिबिंब में लगेगा उतना दूरी पीछे पे प्रतिबिंब बनता है। लगता है कितना दूरी पे वस्तु रखी हुई है। समझ गए? चलिए 2 नंबर लिखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। आइए इसको फिगर से समझते हैं। मान के चलिए दर्पण, मान के चलिए यहाँ पर एक वस्तु रखी, इसकी मान के चलिए ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर मान के चलिए।
तो यहाँ से यहाँ जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इधर, और यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु का बनेगा ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ उतनी दूरी पर बना, और जितनी ऊंचाई है वस्तु का उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब हमारा बना है। उतारिए आप लोग ये फिगर को। चलिए अगला लिखिए 3 नंबर में। 3 नंबर में, जब किसी समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु भी वेग से गति करता है, जब किसी समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु भी वेग से गति करता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2v वेग से, यानी कि 2 गुना भी वेग से गति करता है तो उसका प्रतिबिंब 2v, यानी कि 2 गुना भी वेग से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि कोई वस्तु यदि दर्पण के सामने दर्पण रखा हो, इधर से भेजेंगे, मान के चलिए कोई भी 5 मीटर प्रति सेकंड किसी भी दूरी को, तो वहां पे उसके दोगुना से आते हुए प्रतीत होती है। चलिए लिखिए अगला 4 नंबर। किसी वस्तु को अस्थिर रखकर समतल दर्पण को, अब की बार दर्पण को ही वस्तु की ओर ले जाएंगे, किसी वस्तु को अस्थिर रखकर समतल दर्पण को भी वेग से वस्तु की ओर ले जाते हैं, समतल दर्पण को भी वेग से वस्तु की ओर ले जाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी वेग, यानी कि भी उसी वेग, क्वेश्चन में लिख ली उसी वेग, क्वेश्चन लिख लीजिएगा भी से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि यदि दर्पण वस्तु है यहाँ पे और दर्पण को वस्तु की ओर ले आएंगे तो क्या होगा, उतना ही, यदि दर्पण को लाएंगे भी वेग से तो हमको क्या लगेगा, भी वेग से ही लगेगा, और लेकिन वस्तु को ले जाते थे तो 2 गुना हो जाता था। इसमें सेम टू सेम रहेगा। चलिए अगला 5 नंबर। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हो, यदि 2 समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो, यदि 2 समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या 360/θ-1, 360/θ-1 लिखिए। चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए यदि प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो, यदि प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो उसमें से एक घटा दिया जाता है। यदि प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो उसमें से एक घटा दिया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इसी पे लिखिए। किसी हेयर कटिंग सैलून में
किसी हेयर कटिंग सैलून में दो समतल दर्पण आपस में 15 डिग्री पे झुके हुए हैं 15 डिग्री पे झुके हुए हैं तो सैलून में बैठे किसी व्यक्ति को अपना कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो सैलून में बैठे किसी व्यक्ति को अपना कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा। कितना देगा? थीटा हमारा कितना है? 15 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? 360 में 15 से भागा देंगे, -1 करेंगे। चौबीस है, लेकिन सम है तो 1 घटाएंगे, -1। कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा वस्तु का, व्यक्ति का? 23 प्रतिबिंब दिखाई देगा। उतारिए का। चलिए अगला लिखिए। अगला कितना नंबर होगा? जितना नंबर लिखिए। देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम आधी होनी चाहिए। चलिए अगला नंबर ये हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। कितना नंबर होगा? समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को देखने से, समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को देखने से वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग में, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग में तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग में दिखाई देता है। प्रतिबिंब के दाएं भाग में दिखाई देता है। एक बार फिर से लिखिए। समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने से वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग में, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग में तथा प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु के दाएं भाग में दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को पार्श्व उल्टा कहते हैं। पार्श्व उल्टा कहते हैं। देखिए पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यही कारण है कि कौन कौन चीज में उल्टा लिखा, मतलब उल्टा करके लिखा रहता है? पुलिस के गाड़ी में, अग्निशमन में और एम्बुलेंस में। चलिए, यही कारण है कि फायर, पुलिस,
एम्बुलेंस, वाहनों में उल्टा लिखा रहता है। फायर को क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे FIRE क्या रहता है, EERIF ऐसे ही रहता है। पुलिस का ECILOE, एम्बुलेंस का ECNALUBMA। लिखा रहता है। उतारिए आप लोग। लिखे रहते हैं, लिख लिए, चलिए लिखिए। क्योंकि पार्श्व उल्टा, क्योंकि पार्श्व उल्टा लिखा है ना, पार्श्व उल्टा की प्रक्रिया के कारण, क्योंकि पार्श्व उल्टा प्रक्रिया के कारण ऐसे वाहनों को आगे जाने वाले वाहन के दर्पण में ये सही रूप में दिखाई दे ताकि अगले वाहन के चालक इस वाहनों को जल्दी साइड दे दे। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। अगले दिन देखेंगे गोलीय दर्पण में दूरी से संबंधित चिन्ह प्रणाली।